नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे मैंने रीजनिंग में 35 में 35 स्कोर किया था। मेरे क्या अप्रोच थे, किन टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी, किन क्वेश्चंस को मैं पहले अटेम्प्ट करती थी, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। इन सारे चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम्स में रीजनिंग को लेके, इस पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी रीजनिंग की बात आती है तो पहला क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि क्या बिना पजल के रीजनिंग निकल जाएगा। तो मेरा आंसर है यस, आपका सेक्शनल कट ऑफ शायद निकल जाए लेकिन आपका ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकल सकता, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ निकालने के लिए आपका 3 सेक्शन में एटलीस्ट 2 सेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रिमेंबर, मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट 2 सेक्शन, मतलब रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स की अगर हम बात करें तो इन तीनों में से आपके 2 सेक्शन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जिसमें आप मैक्सिमम, या मैं ये कहूँ कि आपको फुल मार्क्स स्कोर करने, एटलीस्ट एक में आप फुल मार्क्स स्कोर करें, तभी जाके आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज कम है, कट ऑफ हाई हो रहा है। तो आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालने के लिए एटलीस्ट 2 सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। एक में अगर आप फुल मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो अच्छा है। अब पजल पजल जो है वो जिस्ट है रीजनिंग का, ठीक है। अगर मैं SBI क्लर्क प्री की बात करूं, वहां पे आपको 35 में से 20 मार्क्स का, मिनिमम 20 मार्क्स का पजल्स देखने को मिलेगा। 20 मार्क्स का पजल दैट मीन्स आपको 4 पजल देखने को मिलेगी, दैट ठीक है। 4 into 5, 4 पजल्स, ईच कंटेन्स 5 मार्क्स, तो 4 into 5 दैट मीन्स 20 मार्क्स का आपको सीधे सीधे पजल आने वाला है SBI क्लर्क प्री में। IBPS PO प्री की बात करें, क्लर्क प्री की बात करें, ठीक है, जिसमें भी 35 मार्क्स का जो रीजनिंग आपको मिलेगा, वहां पे आपको 20 मार्क्स का तो मिनिमम पजल देखने को मिलेगा। हो सकता है ये 25 हो जाए, लेकिन उससे कम होने के कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए। पजल्स के लिए अगर मैं बात करूं, 20 मार्क्स का मैंने आपको बोला पजल आएंगे, तो रिमेनिंग कितने बचे, 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स में आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे मिसलेनियस, दैट मीन्स 15 मार्क्स में आपके सिलॉक्स होंगे, इनइक्वालिटीज होगा, ब्लड रिलेशन होगा, रैंकिंग होगा, डायरेक्शन टेस्ट होगा, सारे जो टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के, वो सारे के सारे आपके 15 मार्क्स में होंगे, लेकिन 20 मार्क्स का तो आपको मिनिमम पजल देखने को मिलेगा। RRBs की अगर मैं बात करूं तो RRBs में 40 मार्क्स का रीजनिंग और 40 मार्क्स का मैथ्स होता है, एप्टीट्यूड होता है। तो 40 मार्क्स में हो सकता है वहां पे आपको 20 से 25 मार्क्स तक का पजल्स देखने को मिल जाए। ये मैं प्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। मेंस में तो पूरा का पूरा खेल ही पजल का होता है ना। आप में से जितने भी लोग मेंस एग्जाम्स में बैठे होंगे या बैठने वाले होंगे, मॉक्स देते होंगे, उनको पता होगा कि मेंस इज ऑल अबाउट रीजनिंग। आपको मिसलेनियस के थोड़े बहुत क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना पूरा का पूरा तो पजल्स का ही खेल होता है मेंस एग्जाम्स में। प्री भी आजकल ऐसा ही हो गया है। अब 35 में आपको 20 मार्क्स तो सीधे सीधे पजल्स से मिल जा रहा है, 15 में आप मिसलेनियस में खेल सकते हो। अब मैं बात करती हूँ पजल्स के लिए। पजल्स में आपको 20 मार्क्स के होने हैं, वो 20 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं 12 से 14 मिनट्स में, ठीक है। 20 मिनट्स में आपको रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करना है। 20 मिनट्स मतलब आपको 4 पजल अगर बनाने हैं तो वहां पे आपको 12 से 14 मिनट लग सकते हैं, 12 to 14 मिनट्स आपको लग सकते हैं। हालांकि ये जो मैं बता रही हूँ ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, सबका अपना प्रैक्टिस होता है, सबकी अपनी प्रिपरेशन होती है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मैं आपको अपना बता रही हूँ, मेरा टारगेट होता था एग्जाम्स में कि मैं 12 से 14 मिनट्स में पजल सॉल्व कर लूँ, रिमेनिंग 6 to 8 मिनट्स में मैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर लूँ, जहां से मुझे 15 मार्क्स मिल जाते थे, ठीक है। तो 6 to 8 मिनट्स में 15 क्वेश्चन मिसलेनियस, 15 मार्क्स लाना मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करके। सिलोलिज्म, इनइक्वालिटीज, ये भी अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी तभी आप इतने कम समय में इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात, पजल्स में अगर आप चाहें तो कम टाइम भी दे सकते हैं,
अगर आपको लग रहा है कि आपको सिलॉक्स इनइक्वालिटी सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग रहा है तो। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि वो पजल्स में ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है आप पजल्स में स्टक हो जाए, तो पजल्स में ज़्यादा टाइम दे करके यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक्स की आप इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस रख सकते हैं कि वहाँ पे आपको एग्जाम्स में बहुत कम समय में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और आपको 15 मार्क्स ऐसे ही मिल जाने हैं। लेकिन आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए। जो भी बिगिनर्स है, मैं यहाँ पे बिगिनर्स की बात कर रही हूँ, जितने भी बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है पजल्स के लिए, उनको पहले तो कुछ बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप पहले तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, आप ये चेक करिए कि पजल्स को हमें सॉल्व कैसे करना है, हमारी अप्रोच क्या होगी किसी भी पजल्स को सॉल्व करने के लिए। वैरायटी ऑफ पजल्स होते हैं और आपको वैरायटी ही देखने को मिलती है एग्जाम्स में। तो आपको ये चेक करना है कि पजल्स को आप कैसे पिक करें, कैसे अप्रोच करें, पजल सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है, टेक्निक क्या होती है, सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डर और रैंकिंग के क्वेश्चंस आपको प्री में देखने को मिलते हैं, 3-4 मार्क्स के आपको इसके छोटे 4-5 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं पजल जैसे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैरायटी होती है लेवल क्वेश्चंस की। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे, इस पे तो पहले आप 1-2-3 दिन तक वीडियोस देखिए, ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि पजल्स को हमें पिक कैसे करना है, ऑप्शंस हमें एलिमिनेट कैसे करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप पजल्स की प्रैक्टिस करना शुरू करिए। मिनिमम 10 to 15 पजल डेली बेसिस पे आप करिए, तभी जाके कुछ होगा। पजल्स आपको डेली बेसिस पे ही सॉल्व करनी है, अगर आप बिगिनर हैं तो भी, अगर आप प्रो हैं तो भी आपको पजल्स डेली बेसिस पे ही सॉल्व करनी है। 10 to 15 पजल्स सफिशियंट होता है। आप अगर डेली बेसिस पे पजल्स को सॉल्व करते हैं और अच्छे लेवल के पजल सॉल्व करते हैं, तो आपको एग्जाम्स में आप इजीली पजल्स को क्रैक कर सकते हैं। अब प्रो की बात करते हैं, जो काफ़ी समय से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मेंस लेवल के पजल्स ट्राई करने चाहिए, क्योंकि अब तो आपकी इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपका प्री क्लियर हो जाता होगा। अगर आप मेंस में चुक रहे हैं तो आप प्रैक्टिस मेंस लेवल के ही पजल्स की करिए। बहुत से रिसोर्सेज हैं, आप कहीं से भी क्वेश्चंस पिक करिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पिक करिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अगर आप मेंस लेवल के पजल सॉल्व कर रहे हैं तो प्री की तो आपकी अपने आप ही प्रैक्टिस हो रही है, तो आपको प्री के पजल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट पजल्स, है ना। रीजनिंग में आपको पजल्स ही पजल्स देखने को मिलते हैं, जो भी आप लोग बैठे होंगे एग्जाम्स में आप सबको पता होगा। ये मैंने बात की पजल्स की, तो मैं इसको समराइज कर रही हूँ। पजल आप डेली बेसिस पे सॉल्व करिए। मिनिमम 10 to 12 पजल या 12 to 15 पजल्स आप डेली सॉल्व करिए, आपको जितना भी समय लगे। 20 मार्क्स का आपको पजल्स देखने को मिलेगा। 35 मार्क्स के क्वेश्चंस में 20 मार्क्स आपको 10 to 12 या तो 12 to 14 इन मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। अगर आप 10 से 12 मिनट में पजल सॉल्व कर लेते हैं, 4 पजल्स 20 मार्क्स के जो आएंगे, वेल एंड गुड। अगर आपको समय लग रहा है 12 to 14 मिनट्स तो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके पास मिसलेनियस दैट इज सिलॉक्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम समय बचेगा। तो आप देख लीजिए आपकी किस में अच्छी प्रैक्टिस है, कौन से टॉपिक्स पे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आप पजल्स जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस में टाइम मिल जाएगा। अगर आप मिसलेनियस क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पजल्स सॉल्व करने में टाइम मिल जाएगा। दोनों में से एक आपको पिक करना ही पड़ेगा। पजल्स में आप कितना टाइम दे रहे हैं, इसी से डिसाइड होगा कि आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना बच रहा है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आप पजल्स छोड़ करके रीजनिंग क्वालिफाई कर लेंगे या आप अच्छा खासा एग्जाम्स में मार्क्स ले आएंगे, नॉट पॉसिबल। रीजन पजल्स के बिना आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आपको मिनिमम अगर 4 पजल आ रहे हैं तो 2 पजल तो वहाँ पे सॉल्व करने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर आपकी रीजनिंग और एप्टीट्यूड बहुत अच्छी है, अगर आपकी मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छी है, तब आप रीजनिंग में कम स्कोर करेंगे तो चलेगा। लेकिन आज मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ, तो मेरा कहना है कि आप अच्छी प्रैक्टिस रखिए पजल्स की, क्योंकि वो आपको मेंस में हेल्प करेगा। और साथ ही में यहाँ पे आप कम समय में पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इंडिविजुअल टॉपिक्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मीन्स आपको
पहले आज से 3-4 साल पहले इनइक्वालिटीज़ और सिलॉलिज़्म के आपको 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिल जाते थे एग्जाम्स में। अब वो 3-3 मार्क्स के देखने को मिलने लग गए हैं। तो आप ये जो टॉपिक्स होते हैं, पहला मैं बता रही हूँ आपको इनइक्वालिटीज़, दूसरा सिलॉलिज़्म, तीसरा ब्लड रिलेशन, चौथा कोडिंग डिकोडिंग, पांचवा ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन टेस्ट। और भी टॉपिक्स होते हैं, मैं इन 6-7 टॉपिक्स की बात कर रही हूँ। आप सारे के सारे रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को एक एक दिन या 2-2 दिन ले करके पहले सारे के सारे कंसेप्ट समझ लीजिए। आपने पहले दिन इनइक्वालिटीज पिक किया, उसके आपने बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चंस तक कंसेप्ट समझ लिए। उसके बाद आप 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सिर्फ इनइक्वालिटीज के, तो आपके इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट डेवलप हो गए। अब एक बार आपने बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए, कंसेप्ट आपने समझ लिए, तो आपके एक बार जो कंसेप्ट्स बन गए वो हमेशा के लिए हो गए। जब तक अगला पैटर्न एग्जाम में इंट्रोड्यूस नहीं हो जाता, कोई भी एडवांस क्वेश्चंस ना आने लग जाए, तब तक के लिए तो आपके इनइक्वालिटीज़ के कंसेप्ट डेवलप हो गए और वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस हमेशा आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और वो आपने एक बार अगर अच्छे से समझ लिया, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, तो आपको वो डेली बेसिस पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आप जब भी मॉक सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, जब आप इनइक्वालिटीज़ के कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो वहाँ तब आप एक बार में 50+ या 100+ क्वेश्चंस एक बार में ही सॉल्व कर लीजिए, तो आपके एक बार में कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे। सेम विथ सिलॉलिज्म। सिलॉलिज्म में भी आप पहले बेसिक से लेके एडवांस कंसेप्ट तक समझ लीजिए। जो भी रिवर्स सिलॉलिज्म के कंसेप्ट हैं, अ फ्यू के, मच, अ फ्यू के कंसेप्ट जो हैं, मच, मैनी, मोर, इन सब का क्या मतलब है सिलॉलिज्म में, जो आजकल नए कंसेप्ट्स चल रहे हैं, इन सारे कंसेप्ट्स को आप समझ लीजिए। रिवर्स सिलॉलिज्म के कंसेप्ट को समझ लीजिए, आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प होने वाली है। इन शॉर्ट, बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कंसेप्ट्स आप इनइक्वालिटीज़ के और सिलॉलिज्म के समझ लीजिए। आपको एग्जाम्स में इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, अब आपको ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलने लगे हैं। तो इंडिविजुअल टॉपिक्स के आपने एक बार कंसेप्ट डेवलप कर लिए, तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सिलॉलिज्म के भी आपने 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप जब मॉक सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे आपको फिर प्रैक्टिस करनी होगी। डेली बेसिस पे आपको इनइक्वालिटीज़ के या सिलॉलिज्म के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आप अच्छा खासा कंसेप्ट बना लीजिए। आप कम समय में सिलॉलिज्म कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझ लीजिए। मेरे चैनल पे मैंने इनइक्वालिटीज़ अभी तक मैंने पढ़ा दिया है, सिलॉलिज्म मैंने अभी नहीं पढ़ाया। आने वाले समय में सिलॉलिज्म के वीडियोज़ डालूंगी, तब आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस अवेलेबल है। सिलॉलिज्म सॉल्व करने के भी बहुत से मेथड्स होते हैं। कोई वेन डायग्राम से सॉल्व करता है, कोई बिना वेन डायग्राम के सॉल्व करता है। आपको जो भी अप्रोच सही लगता है, जो आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, जिस भी अप्रोच से, आप उस अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनइक्वालिटीज़ में कोई भी डाउट है, मैंने अपने चैनल पे इनइक्वालिटीज़ पढ़ाई है, आप उस वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं, ब्लड रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से 2 मार्क्स या 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको ब्लड रिलेशन से देखने को मिल सकते हैं। मोर ओवर, ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट्स आपके होने चाहिए। ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पजल्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, पजल्स में भी डिफरेंट वेरिएबल के क्वेश्चंस आपको ब्लड रिलेशन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। लाइक आपको ब्लड रिलेशंस गिवन है और सबके आपको ऑक्यूपेशंस गिवन है। ठीक है, तो वेराइटी ऑफ पजल्स जो हैं वो ब्लड रिलेशन से भी बनते हैं। तो ब्लड रिलेशन के भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कोडेड ब्लड रिलेशंस जो होते हैं उसके भी कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो लाइक मैंने पहले भी बोला, आपको इनइक्वालिटी और सिलॉक्स के केस में सेम विथ ब्लड रिलेशन, आपको 2 दिन में, 1 दिन में, जितना भी आपको समय लगता है, आप पूरे के पूरे कंसेप्ट्स पढ़िए, वीडियोस देखिए। बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, जहाँ से भी आपको जो भी समझ आता है आप वो पढ़िए।
और उसके बाद सिर्फ उस टॉपिक के क्वेश्चंस उस दिन कर लीजिए। एक बार आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, उसके क्वेश्चंस आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको बाद में फिर दिक्कत नहीं होगी। जब आप मॉक सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी आपको वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो डेली बेसिस पे आपको ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। डेली बेसिस पे सिर्फ आपको पजल सॉल्व करने पड़ेंगे। ऑर्डर और रैंकिंग की अगर हम बात करें, ऑर्डर और रैंकिंग के भी आपको क्वेश्चंस जो हैं 4-5 लाइन के पजल्स के फॉर्म में, ये शॉर्टर है, इसकी हाइट ज़्यादा है, ये स्मॉलेस्ट है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्री में देखने को मिलते हैं। 2 से 3 मार्क्स का आपको यहाँ पे स्कोर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगली बात करें अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग के भी आजकल जो है न्यू पैटर्न आ गए। आप न्यू पैटर्न्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको प्री में कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट जो होता है, जिसमें पूछा जाता है कि कोई आपको वर्ड दिया है, उस वर्ड से कितने लेटर्स फॉर्म हो सकते हैं अल्फ़ाबेट की तरह। इसके वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इस तरह के अल्फ़ाबेट टेस्ट के भी क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स का तो मिनिमम एग्जाम्स में देखने को मिल ही सकता है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वैसे तो रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। इनपुट आउटपुट होता है, सिंबल कोडिंग होता है। ये सब जो टॉपिक्स हैं सबको आप एक एक दिन दीजिए और पढ़ लीजिए। अब मैं बात करती हूँ लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग मतलब स्टेटमेंट, अजम्पशन, कॉज इफेक्ट के तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। प्री में बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है इन क्वेश्चंस की आने की। तो इन क्वेश्चंस की आप कंसेप्ट, इन क्वेश्चंस को आप अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो पहले आपको प्री एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, अब ये सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स की भी हमने बात कर ली। मैं आपको जस्ट समझा देती हूँ, मैं आपको कंक्लूड कर रही हूँ। आप पजल्स डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए और कम से कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करिए। इंडिविजुअल टॉपिक्स जो हैं रीजनिंग के, उन सबको आप पहले पढ़ लीजिए 1 या 2 दिन लेकर के, और उसकी हर टॉपिक की सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लीजिए। तो उसको आपको रोज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट मैंने बहुत से लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि वो डेली मॉक टेस्ट देते हैं। मैंने कभी भी डेली मॉक टेस्ट नहीं दिया। मैं हमेशा कोशिश करती थी, जब मैं बैंकिंग एस्पिरेंट थी, मैं प्रिपरेशन करती थी, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं ऑल्टरनेट डेज में दूं, या फिर मैं वीक में 2 या मैक्सिमम 3 मॉक टेस्ट ही दे पाती थी। 3 तो मैं कभी कभी ही दे पाती थी, मैं 2 मॉक टेस्ट ही देती थी। क्योंकि मॉक टेस्ट तो मैं रोज दे लूँ, लेकिन आपको उसका एनालिसिस करते आना चाहिए, है ना। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपको उसका सफिशिएंट टाइम लेके एनालाइज करना होता है कि आपने कितने क्वेश्चंस स्किप किए, किन क्वेश्चंस को आपने गलत सॉल्व किए, या किन क्वेश्चंस में आपको टाइम ज़्यादा लगा। ऐसा भी होता है कई बार, आप पजल्स लेके बैठे हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के बैठे हैं, हमने सफिशिएंट टाइम दे दिया और हम उसके बाद उसको सॉल्व ही नहीं कर पाए। या कई बार ऐसा भी होता है, हमने सफिशिएंट टाइम देके पजल्स तो सॉल्व कर लिया, लेकिन जब टिक करने की बारी आई पजल्स के क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे टाइम आउट हो गया। तो इस तरह की भी गलती ना हो, इसीलिए आप मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करिए। आप देखिए आपको कहाँ ज़्यादा समय लग रहा है, आप कहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते थे, कहाँ पे आपने किन क्वेश्चंस को स्किप किया, उन क्वेश्चंस की क्या अप्रोच है। अगर आप पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं, आपको अगर ज़्यादा समय लग रहा है, तो कम समय में उन पजल्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, आप उन सारे पैरामीटर्स को अपने हिसाब से एनालाइज करिए। सबके अपने पर्सपेक्टिव होते हैं चीज़ों को एनालाइज करने के। आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को एनालाइज करिए, पजल्स को आप एनालाइज करिए, क्वेश्चंस को आप एनालाइज करिए, टाइम को देखिए। तो मॉक देने का मतलब ये नहीं होता कि हम डेली बेसिस पे मॉक देते चले जाएं और कुछ भी एनालाइज ना करें। मॉक देने का मतलब ये होता है, मॉक टेस्ट जो होता है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। तो आप इस तरह से उसकी प्रैक्टिस करें कि बाद में आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। ये नहीं हो रहा है कि एवरेज हमारे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं और हर मॉक टेस्ट में हमारे उतने ही मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आपके मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होनी चाहिए। क्लियर है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर आप ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट में अच्छा टेस्ट सीरीज जो होती हैं उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर ऑलिव बोर्ड का जो जो टेस्ट सीरीज है, जो मॉक टेस्ट है, उनका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स का लेवल भी उसी के आसपास होता है। आपको एग्जाम्स में कभी भी इजी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वैकेंसीज कम है,
कट ऑफ हाई जाना है तो लेवल भी बहुत हाई होता है एग्ज़ाम्स का, इसीलिए मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। बाकी मॉक टेस्ट भी अच्छे होते होंगे, मुझे उसका आइडिया नहीं है, मैं ऑलिव बोर्ड प्रेफर करती थी, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ऑलिव बोर्ड का जो लेवल है एग्ज़ाम मॉक टेस्ट का, कहीं ना कहीं आपको वो लेवल एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी, आप खुद को एनालाइज कर पा रहे होंगे। आप टाइमिंग देख लीजिए अपने हिसाब से, अगर आप पज़ल को 12 से 14 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं या 10 से 12 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कितना समय बचता है। ठीक है, तो ये तो सारी बातें हुई टॉपिक से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो ना ढूंढना शुरू करते हैं। जैसे मेरा इनइक्वालिटी बहुत अच्छा है, तो लोग मैं सर्च करना स्टार्ट करूंगी कि इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस क्या है। अब साइड में आपको डिस्प्ले हो रहा होता है 1 to 35, आप चेक करने लगते हैं कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कहाँ हैं, सिलॉक्स के क्वेश्चंस कहाँ हैं। और पहले की तरह नहीं होता है कि 5 मार्क्स के आपको आने ही आने हैं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो बेटर कि आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस को ढूंढें, बेटर है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करें, यहाँ पे आपको टाइम बचाना है। इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। इस तरह की गलती एग्जाम्स में आप एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि आप क्वेश्चंस को ढूंढना स्टार्ट करें। कुछ लोग बोलते हैं पहले मिसलेनियस सॉल्व कर लीजिए फिर आप पजल्स पे जाइएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। बिना पजल्स के तो आपका कुछ होना नहीं है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए सॉल्व करना, फर्स्ट सॉल्व करिए। अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको पजल देखने को मिल रहा है तो आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन सामने आ रहा है आप उसको सॉल्व करिए, इंस्टेड ऑफ कि आप ढूंढ रहे हैं कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कहाँ है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के। सपोज आपने ढूंढा कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो होता है उसके क्वेश्चंस कहाँ है 1 से 35 के बीच में, आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप तो एक एक क्वेश्चन पे गए और आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला, तो आपका तो टाइम वेस्ट हुआ ना। तो बेटर है आप एक एक क्वेश्चन पिक करिए, उनको सॉल्व करिए और आगे बढ़ते जाइए। किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है एग्जाम्स में। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, प्लीज़ आप इस तरह की कोई भी गलती एग्जाम्स में मत करिएगा। इस तरह की गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पजल आ रहा है उसको सॉल्व करिए, सिलॉक्स आ रहा है उसको सॉल्व करिए, जो भी सामने आ रहा है उसको सॉल्व करिए। आपकी इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको जो भी टॉपिक आ रहा है आप उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रही हूँ। मैंने बोला आपको पजल्स आप डेली बेसिस पे सॉल्व करिए, क्योंकि पजल्स ही आपको रीजनिंग में स्कोर करने में हेल्प करता है अच्छे खासे मार्क्स। दूसरी बात मैंने आपको बोली मिसलेनियस क्वेश्चंस की, तो मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए पजल्स आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। मिसलेनियस के क्वेश्चंस के लिए आप एक बार कंसेप्ट बना लीजिए, एक बार आपने पढ़ लिया बस उस समय उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। डेली आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, डेली बेसिस पे सिर्फ आपको पजल्स की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है। अब मॉक टेस्ट के लिए मैंने आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी मॉक टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो 2-3 मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मैं ऑलिव बोर्ड के टेस्ट सीरीज़ लेती थी। मैं ऑलिव बोर्ड के टेस्ट सीरीज़ इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के लेवल के बराबर है। मॉक टेस्ट आप रोज ना दे करके वीक में 2 से 3 बार ही दीजिए और उसको एनालाइज आप अच्छे से करिए। रोज मॉक टेस्ट दे के एनालाइज ना करने से बेहतर है 2 या 3 मॉक टेस्ट देना और उसको अच्छे से एनालाइज करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए, आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।